नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण आसन राज कपोत आसन के अभ्यास की विधि देखेंगे। राज कपोत या जिसे हम अंग्रेजी में पिजिन कहते हैं, उस पक्षी पर यह आसन समर्पित है। यानी हमारा शरीर राज कपोत पक्षी जैसा बनता है, पिजिन जैसा बनता है, इसलिए इसे ही हम राज कपोत आसन कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके अभ्यास की विधि देख लेते हैं और फिर लाभ और इसकी सावधानियों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने दोनों पैरों को आगे की ओर फैला लेते हैं। इस तरह से सामने की ओर हमने फैलाया। अब इसके बाद हम अच्छी तरह से सजग हो जाएं। हमारा मन पूरी तरह से एकाग्र होना चाहिए। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसी के प्रति हमारी सजगता होनी चाहिए। कहीं इधर उधर हमें अपने मन को भटकाना नहीं है। तो इस तरह से एकाग्र होते हुए अब आप अपने एक पैर को घुटने से इस प्रकार मोड़ लें और इस पैर के तलवे को दूसरे पैर की जांघ पर लगा लें। अब इसके बाद आप ये जो पैर सीधा है इसे आपको पीछे की ओर ले जाना है। जैसे ही यह सीधा है वैसे ही यह पीछे सीधा होना चाहिए। इस तरह से हमने इसे सीधा कर लिया और अब इसके बाद हम दोनों हाथ को अपने कमर पर रख लें और पीछे की ओर जितना झुक सकते हो झुकते जाएं। यहां हम आरामदायक समय तक रुके रहेंगे। फिर वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। प्रारंभिक स्थिति में यदि आप इस तरह से हाथ रख करके नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, तो हम क्या होता है कि हमारा यह हिप ज़मीन पर नहीं टिक पाता है। तो उस स्थिति में हम इस तरह से बैठते हैं तो उसमें बैलेंस नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में हम अपने दोनों हाथ को यहाँ रख करके फिर पीछे की ओर प्रेस कर सकते हैं बॉडी को और फिर वापस आ जाएं। लेकिन जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है तब फिर आप इस तरह से ऐसे बैठ सकते हैं और आपका यह हिप ज़मीन पर आ जाता है और दूसरा पैर बिल्कुल इस तरह से सीधा हो जाता है। अब इसे हम दूसरी तरफ करेंगे। इस पैर को हमने यहाँ रख लिया और दूसरे पैर को हम इस तरह से पीछे ले गए। फिर वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। यह तो राज कपोत आसन की प्रारंभिक अवस्था है। कुछ दिनों तक इस आसन का अभ्यास हम करें और इसमें जितना देर तक हम रुक सकते हो आसन की अंतिम स्थिति में श्वास को सामान्य रखते हुए हमें उतनी देर इस आसन में टिकना है। धीरे धीरे आसन में रुकने का समय हमें बढ़ाते चलना है। उसका यह फ़ायदा होता है कि जितना ही देर आप रुकते हैं उतना ही देर वहाँ पर रक्त का संचालन ज़्यादा होता है और रक्त का संचालन ज़्यादा होने से वे मांसपेशियाँ खिंचती हैं, उनमें खिंचाव होता है और खिंचाव होने से स्वाभाविक सी बात है कि उनका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जब उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है तब हम धीरे धीरे उत्तरोत्तर इसके एडवांस्ड पोज की ओर भी आ सकते हैं। तो आइए अब हम लोग इसका एडवांस्ड पोज देखते हैं कि उसका अभ्यास कैसे किया जाता है। ठीक वैसे ही हमने एक पैर को आगे किया और दूसरे पैर को पीछे किया। अब इसके बाद हम अपने पीछे वाले पैर को घुटने से मोड़ लेंगे और इस तरह से उठा लेंगे और उसी हाथ से, जैसे हमारा दाहिना पैर है तो दाहिने वाले हाथ से इस पैर के अंगूठे को या उंगलियों को पकड़ लेंगे। अब दूसरे हाथ को भी हम इस तरह से ऊपर उठाएंगे और इस हाथ से भी हम पैर के उंगलियों और अंगूठों को पकड़ करके सिर को हम इस तरह से लाएंगे
फिर वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। यही क्रिया हमें अब दूसरे पैर से करना है। ध्यान रखें, पूरी तरह से सजग और एकाग्र रहते हुए करना है। अब हमने इस पैर को मोड़ा और ऐसे इस तरह से अंदर ले आए। अब दूसरे हाथ को भी हम ऊपर ले जाएं। दोनों हाथ की कोहनियां ऊपर आ जाती हैं और हाथ से आप अपने पैर के पंजे को अंदर की ओर प्रेस करेंगे और फिर सिर को पीछे ले जाएंगे। फिर वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। तो इस तरह से यह एडवांस्ड राजकपोतासन होता है। इसका भी एक एडवांस्ड पूर्ण राजकपोतासन होता है, दूसरी कड़ी में उसकी चर्चा करेंगे। तो इस राजकपोतासन के विषय में जिसका हमने देखा, इसके अभ्यास की विधि, इसके अब हम लोग लाभ की चर्चा कर लेते हैं। वास्तव में देखें, इस आसन में सबसे ज़्यादा जोर कहाँ पड़ता है? जब आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो मूलतः दो जगहें हैं जिन पर आपको ज़्यादा जोर पड़ता है। सबसे पहला आपका पेल्विक गर्डल और एब्डोमेन। चूँकि पेल्विक गर्डल आगे की ओर प्रेस होता है, यानी कमर के भाग आगे की ओर प्रेस करते हैं। जब आप पीछे झुकते हो तो कमर का भाग आगे की ओर प्रेस होता है, और जब आगे की ओर प्रेस होता है तो यह एब्डोमेन पर अपने आप ही प्रेशर डालता है। तो कहने का मतलब ये वाला भाग बहुत अच्छी तरह से प्रभावित होता है। दूसरा, जब आप पीछे झुकते हैं तो आपका चेस्ट भी और पीठ भी अच्छी तरह से प्रभावित होता है। तो कहने का मतलब हमारा पूरा ट्रंक प्रभावित होता है, और जब पैर पीछे की ओर होता है तो उससे विशेष रूप से हमारी क्वाड्रिसेप्स भी प्रभावित होती हैं। हम अपने पेल्विक गर्डल को और पैर की जांघों को एक साथ देख लें, इन अंगों पर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है, ज़बरदस्त खिंचाव होता है। तो उन पर ज़बरदस्त खिंचाव होने से लाभ हमें क्या होता है? सबसे पहला लाभ कि कमर दर्द की शिकायत नहीं हो सकती है, कमर की सारी जकड़न दूर हो जाती है। आप दिन भर ऑफिस में बैठ करके काम करके घर वापस आएं और सिर्फ इस आसन को आधा मिनट एक तरफ और आधा मिनट दूसरी तरफ, इतने समय के लिए आप इसका अभ्यास कर लें तो आप ये देखेंगे कि पीठ की सारी जकड़न दूर हो जाती है, कमर की सारी जकड़न दूर हो जाती है, और फिर आप वैसे ही तरोताज़ा हो जाते हैं जैसे आप सुबह ऑफिस जाते समय तरोताज़ा थे, या उससे भी ज़्यादा तरोताज़ा हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह हमारे कमर की जकड़न को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। जिन्हें स्लिप डिस्क या स्पॉन्डिलाइटिस हो, जिन्हें सियाटिका हो, उन्हें इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए, और यदि डिस्क स्लिप भी हो गई हो तो वह अपनी जगह पर वापस आ सकती है यदि हम इसे योग्य मार्गदर्शन में करें। लेकिन उन स्थितियों में हमें एडवांस्ड पोज नहीं करना है, हमें पहले सरल पोज से शुरू करना है। तो हमने इसका यह लाभ देखा। दूसरा, हमारे हिप्स की मसल्स जो ग्लूटस मसल हैं, ग्लूटस की तीनों मसल्स, ग्लूटस मैक्सिमस, ग्लूटस मीडियस और ग्लूटस मिनिमस, ये तीनों मसल्स बहुत अच्छी तरह से प्रभावित होते हैं। तो इसकी वजह से एक तो ये कमर के अंगों को तो प्रभावित करते ही हैं, कमर की मसल्स को ये प्रभावित करते ही हैं। दूसरा, यह हिप जॉइंट्स को बहुत प्रभावित करते हैं। हमारा हिप जॉइंट बहुत अच्छी तरह से सशक्त और मजबूत होता है, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और स्वाभाविक सी बात है कि यदि हमारे इस अंग में फ्लेक्सिबिलिटी है तो हमारे पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप बढ़ी रहती है। और इसके बाद जो हमारी पेक्टोरलिस मसल है, जो बटक मसल और हमारी थाइस की मसल्स को कनेक्ट करती है, वहाँ पर भी प्रभाव पड़ता है। और हमारी क्वाड्रिसेप्स और सेरोटिस मसल्स को तो यह इतना अच्छी तरह से खिंचाव देता है कि इससे ये दोनों मसल्स बहुत मजबूत रहती हैं, और इनके मजबूत होने से आपका घुटना भी मजबूत रहता है, जांघें भी मजबूत रहती हैं। आप कोई भी अन्य आसन जिनमें जांघों का यूज़ होता है, यदि आप उसको करें तो आप ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं। जैसे उत्कट आसन वगैरह आप बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इससे
आपके जांघों की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमारे जांघों को यह फ़ायदा देता है और हमारे बैक के अंगों को फ़ायदा देता है। और अब हम देखें कि एब्डोमिनल और हमारे जितने भी यूरोजेनाइटल सिस्टम हैं, चूँकि रीढ़ यानी कमर आगे की ओर प्रेस कर रही है, तो इसलिए हमारे यूरोजेनाइटल अंग भी बहुत अच्छी तरह से रक्त की आपूर्ति प्राप्त करते हैं। और वहाँ पर रक्त की आपूर्ति होने से स्वाभाविक सी बात है कि वे अंग बहुत मजबूत रहते हैं, वे अंग सशक्त रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, और एब्डोमिन भी सशक्त और सक्रिय रहता है। यदि आपके कमर के अंग मजबूत हैं तो निश्चित रूप से जान लें कि आपको कहीं यूरोजेनाइटल संबंधी समस्या नहीं हो सकती, आपका पेट बाहर नहीं निकला हो सकता है, पेट में गैस आदि की शिकायत बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इसलिए ये अंग आधार है, पेल्विक हमारा आधार होता है। फिर इसके बाद चेस्ट की तरफ आते हैं। चेस्ट की सारी मसल्स और पीठ की सारी मसल्स इससे बहुत अच्छी तरह से प्रभावित होती हैं। जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो हमारी पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर जो उसके अंदर होती है, उनका बहुत अच्छी तरह से खिंचाव होता है। और इसी के साथ ही ये जो बीच की मसल्स हैं और ये बीच का जो हमारा ये अंग है, यहाँ पर भी जिसे हम लाइनिया एल्बा कहते हैं, यह भी बहुत अच्छी तरह से खींचती है। रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स जो यहाँ से जाती है वो बहुत अच्छी तरह से खींचती है। और हमारी स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड, क्योंकि हम सिर को पीछे की ओर करते हैं, तो यह बहुत अच्छी तरह से खींचती है। ट्रेपीजियस मसल खींचती है। तो कहने का मतलब कि आपको पीठ दर्द की शिकायत नहीं हो सकती है, आपको चेस्ट दर्द की शिकायत नहीं हो सकती है, आपके फेफड़े पूरी तरह से खुले हुए होते हैं तो आप अच्छी तरह से पूरी श्वास ले सकते हैं। सामान्यतः जब हमारे फेफड़े और एलुवियल्स नहीं खुले होते हैं तो हम पूरी श्वास नहीं ले पाते हैं। पूरी श्वास का मतलब जितनी हमारी वाइटल कैपेसिटी है ब्रीदिंग की, हम वो नहीं कर पाते हैं। हमारी पूरी श्वास लेने की क्षमता लगभग 5 लीटर लेने की है और 5 लीटर निकालने की है। लेकिन हम निकालते और लेते कितना है? हम मुश्किल से आधा लीटर या 1 लीटर लेते हैं और इतने ही निकालते हैं। यानी हम 1/5 लंग्स ही यूज़ करते हैं, क्योंकि एलुवियल्स जो है वो अंदर दबे हुए रहते हैं, उनमें खिंचाव ना प्राप्त करके वे धीरे 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 डीएक्टिवेट होते रहते हैं, पैसिव होने लगते हैं। जब आप ये करते हैं तो पूरी तरह से खुल जाते हैं। जब खुल जाते हैं तो अंदर तक हमारी ऑक्सीजन पहुंचती है और हमारे एलुवियल्स सब भर जाते हैं। और इसी तरह हार्ट की भी जो कार्डियक मसल हैं, उनका बहुत अच्छा खिंचाव हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि यह आसन हमारे इस पूरे अंगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है और हम सबको इसका अभ्यास निश्चित रूप से करना चाहिए। और अब इसके साथ हम लोग इसकी सावधानियों और सीमाओं पर चर्चा कर लेते हैं। सावधानियाँ यही हैं कि आप उतना ही करें जितना आप कर सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं करें। अन्यथा कहीं कोई खिंचाव होगा तो फिर वह आपको महीने, 2 महीने, 4 महीने के लिए आपको बैठा देगा, फिर आप अभ्यास नहीं कर पाएंगे। सीमाओं पर जहाँ तक आते हैं, लिमिटेशंस का, उन लोगों को जिन्हें हृदय रोग या उच्च रक्तचाप हो, उन्हें भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। जब ये रोग ठीक हो जाएं तब आप अभ्यास कर सकते हैं। या जिन्हें बहुत गंभीर स्लिप डिस्क और स्पॉन्डिलाइटिस हो, यद्यपि ये फ़ायदा करता है स्लिप डिस्क और स्पॉन्डिलाइटिस में, लेकिन प्रारंभिक स्थिति में हम इसी का अभ्यास ना करें। पहले और अन्य अभ्यासों को करके हम वहाँ की मसल्स को, वहाँ की नर्व्स को, वहाँ की वर्टिब्रा को थोड़ा सा उन्हें और जागृत करें, उन्हें और स्ट्रेंथन करें, तब इस एडवांस आसन का अभ्यास करें। अन्यथा आपकी वहाँ की मसल्स वे और ज़्यादा डैमेज हो सकती हैं, उनमें और ज़्यादा दर्द हो सकता है। तो इस तरह से इस आसन की ये सीमाएँ हैं। इस आसन के विषय में इतना ही। अब हम लोग अगले आसन के लिए अगली कड़ी में मिलेंगे। नमस्कार।